तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक गैस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन है और हम लोग जो वर्ल्ड मैप में ये संसार में जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, उनके बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। अब कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जा कर के मर्ज हो जाती है, किस सी में या किस लेक में मर्ज हो जाती है, ये तो बताएंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड कुछ की फीचर्स या कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी कर्क रेखा को, कौन सी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। तो पूरब की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। आपको ये तो पता ही होगा कि सबसे लंबी नदी नील है और सबसे बड़ा थाला जो है अमेजन का है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा थाला किस नदी का है? अच्छा, थाला होता क्या है? थाला या थाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेसिन, है ना। वो क्या होता है, इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। किस रिवर का डेल्टा सबसे बड़ा है, किस रिवर का डेल्टा सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, कौन सी रिवर सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है? डू यू नो, क्या आप जानते हो सबसे, मैंने आपको बताया भी था कि सबसे बड़ी एस्चुरी कौन सी रिवर बनाती है वर्ल्ड में? हाँ, वेरी गुड। सेंट लॉरेंस जो है सबसे बड़ी एस्चुरी या सबसे बड़ा ज्वारनदमुख बनाती है ना। तो इसी तरह से सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है? इसी के बीच में हम बात करेंगे कि नदियों के किनारे बहुत से फेमस सिटीज़ बसे हुए हैं, उनकी बात कर लेंगे, ठीक है ना। या जो मिस्र है, इजिप्ट है, उसे नील नदी का वरदान कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? अच्छा, नील नदी क्या केवल मिस्र के लिए ही वरदान है या किसी और देश से भी वो बहती है? वाइट नील और ब्लू नील कहाँ है, कहाँ दोनों आपस में मिलती हैं, ठीक है ना। ओके, तो अमेजन का सोर्स क्या है? कहते हैं ना, अमेजन का कोई स्पष्ट सोर्स है नहीं। तो अमेजन जंगल को क्यों हम कहते हैं रबर के जंगल, क्यों इनको कहते हैं हम दुनिया का फेफड़ा? तो इस तरह की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सामने आपके जो बोर्ड लगा हुआ है, इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हल्का सा कॉन्टिनेंट क्या है और ओशियन क्या है और कौन सी कोई ख़ास लेक है वो कहाँ पर है। मैंने बोर्ड पे बनाया है, मैं 5-6 मिनट के लिए उसमें आपको डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा और आप इसको गौर कीजिएगा कि जैसे बहुत सारी नदियाँ हैं जिसमें ये जो मैंने यहाँ पर जितना, जैसे कि यांगजी, सीकियांग, हांगहो, इरावदी, मीकांग, गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह। तो गंगा ब्रह्मपुत्र तो आप जानते ही हैं। वर्ल्ड मैप में बहुत सारी नदियाँ हैं, जिन नदियों की भी मैं बात करूँगा आप मेरे साथ यहाँ सुनेंगे, उसको लिखेंगे भी। लेकिन ये सेशन ख़त्म होने के बाद आप अलग से गूगल पर उन नदियों को मैप में ज़रूर सर्च करेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कोई नदी पहले नॉर्थ में, फिर नॉर्थ वेस्ट की ओर, फिर ईस्ट की ओर मुड़ जा रही है, या ये नदी वहाँ पर एस्चुरी बना रही है, या ये नदी वहाँ पर डेल्टा बना रही है, तो उस नदी को आप मैप में देखेंगे ज़रूर। यहाँ पर आप आलस फील नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है और वाइट बोर्ड पर मैं इन सबको बना रहा हूँ तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही उसमें जैसे भीड़ जैसी हो जा रही है, तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर, गूगल से स्क्रीनशॉट लेकर के भी कोशिश की, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं सारा यहाँ से जो उसका जो फैक्ट हैं या थ्योरी है वो मैं सब आपको बता दूंगा। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो उन नदियों को एक बार आप गूगल सर्च पर मैप में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले कि मैं इसको डिस्कस करूँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो मैंने जो मैप बना रखा है कॉन्टिनेंट का और ओशियन वगैरह का, एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। फिर इस पर लौट के आएंगे। ओके, चलिए इसको सेव। तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक गैस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। भूगोल का सेशन है, ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और इसमें हम लोग रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो खास ध्यान रहेगा वो रिवर्स पर ही रहेगा। लेकिन अब रिवर्स को पढ़ने से पहले, या रिवर्स का रूट, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर के ख़त्म होती है, कहाँ डेल्टा बनाती है, कहाँ एस्चुरी बनाती है, हमें हल्की सी जानकारी होनी चाहिए वर्ल्ड मैप की। ये जो कुछ खास नदियाँ हैं वो कहाँ बहती हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसके लिए सामने मैंने आपके एक मैप बना रखा है, वर्ल्ड का मैप है ये। इसमें आप यहाँ देखेंगे, ये सारा का सारा क्या हुआ, एटलांटिक ओशियन यानी कि अंध महासागर। ये सारा का सारा एस आकार का महासागर है, ये अंध महासागर। इसके आप देखें, उत्तर में ग्रीनलैंड और दक्षिण में ये अंटार्कटिका तक जा रहा है, ठीक है। ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, सारा का सारा, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। तो आप देखें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसके एक और अंध महासागर है और दूसरी ओर क्या है, ये कौन सा महासागर है? पैसिफिक, प्रशांत महासागर। हाँ, ये है प्रशांत महासागर, ठीक है ना। अक्सर हम लोगों को अंदाज़ा नहीं रहता है, जब आप इस मैप को मोड़ेंगे चारों तरफ से गोल करेंगे ग्लोब की तरह, तो प्रशांत महासागर ये वाला जो हिस्सा है इधर आकर के मिल जाएगा,
ये भी प्रशांत महासागर हुआ। शुरू शुरू हम देखते हैं ना कि प्रशांत महासागर दो हो रहे हैं क्या, इधर भी प्रशांत महासागर और इधर भी प्रशांत महासागर। तो ये हमने पेपर पे बना रखा है मैप, लेकिन जब इसको ग्लोब में जब हम घुमाएंगे, ओरिजिनल ग्लोब में अब देखेंगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में मिल जाएगा। जैसे ये अलास्का है ना, यूएसए का अलास्का यूएसए का जो आप देख रहे हो, ये इधर जा कर के रूस में साइबेरिया से मिल जाएगा आपका। अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो रूस और अमेरिका दोनों पास पास आपको दिखाई देंगे, मैप में दिखाई देंगे तो एक पूर्वी छोर पर और एक पश्चिमी छोर पर दिखाई देगा आपको। तो ये अलास्का है, ये आपका ग्रीनलैंड हुआ, ये हुआ हडसन की खाड़ी कनाडा से लगी हुई है ये आपका, ये हुआ कनाडा उत्तर की ओर, ये नीचे हुआ यूएसए, और यहाँ पर हुआ ये आपका मैक्सिको। ये है मैक्सिको की खाड़ी, है ना, मैक्सिको की खाड़ी। ये सारा का सारा इलाका जो हुआ मध्य अमेरिका, ठीक है ना। देखो पूरा का पूरा ये कॉन्टिनेंट जो है, ये अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये अमेरिका कॉन्टिनेंट है। अब इसको हमने अलग अलग हिस्सों में बांट लिया, ध्यान रखना, अमेरिका पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसको हमने दो हिस्सों में बांटा है, एक उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप और एक दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप। लेकिन बीच का जो हिस्सा है इसे हम मध्य अमेरिका कहते हैं, लेकिन ये कॉन्टिनेंट नहीं है। इसमें से ज़्यादातर हिस्सा उत्तरी अमेरिका में है, कुछ हिस्सा इसका जो है दक्षिण अमेरिका में। तो महाद्वीप केवल दो ही हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अब इसके एक और आप देखें, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूरब की ओर जो है अंध महासागर है, आप देखें ना, पूरा का पूरा ईस्ट कोस्ट पर अंध महासागर है, और इसके वेस्ट कोस्ट पर जो है वो पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर है, ठीक है। इधर आप जब आएंगे अफ्रीका, तो अफ्रीका के इस ओर आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा अफ्रीकी कोस्ट है, इस ओर आप देखेंगे तो अंध महासागर है अफ्रीका के वेस्ट में, और ईस्ट में जो है हिंद महासागर है ना। ईस्ट में ये जो बाउंड्री है ये सारा का सारा हुआ आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, इंडिया के नाम पर है ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये सारा का सारा जो भी इलाका आप देख रहे हो, ये सारा का सारा इलाका जो है हिंद महासागर का है। और इधर फिर से ये न्यूजीलैंड की तरफ आ गया आपका प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। जो फिजी देश है, फिजी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास, वो प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सारा का सारा एरिया जो है ये हिंद महासागर का। हिंद महासागर में आप देखें तो अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट और साउथ ईस्ट कोस्ट, इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ना रेड सी, जो रेड सी है, ये जो रेड सी है ये हिंद महासागर का हिस्सा है। गल्फ ऑफ पर्शिया यानी फारस की खाड़ी, ये भी हिंद महासागर का हिस्सा है। इसके अलावा आप ये गुजरात में देख रहे हैं कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये भी हिंद महासागर का हिस्सा। यहाँ पर हिंद महासागर को हम कहते हैं अरब सागर, और इधर भारत के पश्चिम में या भारत के पश्चिमी तट पर ही हो गया अरब सागर, और पूर्वी तट पर हो गया ये बंगाल की खाड़ी। यहीं छोटी छोटी खाड़ियाँ हो रही हैं, जैसे अंडमान निकोबार में अंडमान सागर के पार मर्तवान की खाड़ी, ये सुमात्रा, यहाँ पर जावा, बोर्नियो, ये सारा का सारा हुआ इंडोनेशिया। इधर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाएंगे तो आप न्यू गिनी और पापुआ न्यू गिनी, आपको ये दो इलाके देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब देखें आप, अफ्रीका के साउथ में इधर हिंद महासागर, इधर अंध महासागर। अफ्रीका के नॉर्थ में आप देखेंगे तो ये रहा आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर किसके बीच में है? यूरोप और अफ्रीका के बीच में। भूमध्य सागर अंध महासागर का ही हिस्सा है, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा सी हो गया? भूमध्य सागर। इधर आपका ये हो गया बोथनिया की खाड़ी, बाल्टिक सी यूरोप में, एड्रियाटिक सी जो है भूमध्य सागर का ही हिस्सा है। ये फिर आपका ब्लैक सी हो गया यूरोप और एशिया के बीच में, ठीक है। फारस की खाड़ी मैंने अभी आपको बताया। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये सारा का सारा अफ्रीकन महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, और ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया, और बाकी उधर हो गया आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में और कुछ हिस्सा जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। अब इसी में मैंने कुछ खास जो रिवर हैं उनको दिखा रखा है। अब जहाँ मैंने एरो लगाया, ध्यान रखना किधर को एरो जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिसिसिपी नदी और मिसौरी। आप कहते हैं ना उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कहते हैं मिसिसिपी, मिसौरी। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती हैं आगे जाके ना, उसी तरह से यहाँ पर देखें आप लेफ्ट हैंड साइड में या पश्चिम में मिसौरी है और इधर पूरब में है मिसिसिपी। ये दोनों मिल जाती हैं, आगे बहती हैं मिसिसिपी मिसौरी के नाम से, और अंध महासागर में मर्ज हो जाती हैं। इसी के ऊपर सेंट लॉरेंस नदी है जो ओंटारियो लेक से निकलती है ना, यूएसए कनाडा में बहती है सेंट लॉरेंस नदी। अभी मैंने बताया भी था पिछले सेशन में आप लोगों को ना, यूएसए में उत्तरी अमेरिका में, सॉरी। ये रही आपकी कोलोराडो नदी जो कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती। ये रही आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया या कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये रही मैक्सिको की खाड़ी, ये रही मिसिसिपी मिसौरी जो है मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के मर्ज हो जाती है, ठीक है। अब ये दक्षिणी अमेरिका में आप देखें, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजन है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ये बह रही है। इसके अलावा
पराग्वे नदी मैंने सॉरी पराना नदी मैंने 3 जगह ले रखा, पराना यहाँ भी और यहाँ भी। एक्चुअली पराना इन सब में सबसे लंबी नदी है। पराना में पहले पराग्वे मिल रही है और फिर दूसरी नदी मिल रही है उरुग्वे। पराग्वे उरुग्वे इन्हीं के नाम पर तो देश भी हैं। तो ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। अफ्रीका में आप देखें नाइजर नदी इस तरह से लहराती बल खाती जा रही है, नील नदी, और ये कांगो नदी, जेम्बेजी और लिम्पोपो। उसी तरह से आप ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग यहाँ कहीं देखने को मिलेगी आपको। इधर रूस और यूरोप में देखेंगे तो कैस्पियन सागर के उत्तर में मिल रही हैं, इधर पूरब में यूराल और पश्चिम में वोल्गा, ठीक है। और इधर आप सबसे पूरब में जाएंगे तो लीना और उसके बाद यनीसी। तो लीना, यनीसी, यूराल और वोल्गा ये सभी जो हैं रूस में बह रही हैं, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सब रूस ही दिखाई देगा आपको। इसके अलावा रूस और चीन का ये आमूर नदी, ह्वांगो नदी, यांग टिसिक्यांग नदी, सीक्यांग नदी, मीकांग नदी थाईलैंड की सबसे लंबी नदी है, इरावदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। इसी के बगल में आप देखेंगे तो ये रहा आपका बेरिंग सी, ओखोस्टुक सी, फिर ये येलो सी यानी कि पीला सागर। येलो सी किसके बीच में? जापान और चाइना के बीच में। फिर रहा आपका पूर्वी चीन सागर। तो ये पीला सागर, पूर्वी चीन सागर और ये लिखा है मैंने दक्षिणी चीन सागर, ये सभी जो हैं प्रशांत महासागर के हिस्से हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया का तस्मान प्रांत है, उसी के नाम पर है तस्मान सी या तस्मान सागर, ठीक है। यूरोप में आप देखें तो मैंने लिख रखा है यहाँ, ये देखें आप, ये पो नदी इटली गंगा जिसे कहते हैं, डैन्यूब नदी ब्लैक सागर में मिल जा रही है, पो नदी एडियाटिक सी में मिल जा रही है, राइन नदी एडियाटिक में मिल जा रही है, सीन नदी भूमध्य सागर में मिल जा रही है, और ये इंग्लैंड में है टेम्स नदी। और उधर दजला और फराज जिसे कहते हैं इराक में या मध्य एशिया, पूर्व पश्चिमी एशिया में यूफ्रेटस और टिग्रिस, ये दजला फराज दोनों आगे जाके मिल जाती हैं और फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। तो इससे आगे हम लोग चलेंगे। अब जो नदियां हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ ख़त्म होती है, सबसे लंबी नदी क्या है, और क्या खूबियां हैं नदियों की, उसके बारे में एक ही सेशन में, बोर्ड में पूरे एक ही सेशन में आपसे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बीच में और नदियों के नाम आएंगे, खाड़ियों के नाम आएंगे, किसी आइलैंड के नाम आ जाए, किसी का शहर का नाम आ जाए, तो यहाँ लिखना सारा संभव नहीं है। जिन शहरों को मैं लिखूंगा उनको आप मैप में ज़रूर देखेंगे, ठीक है ना। आपके पास एटलस है, आजकल तो गूगल सर्च का ज़माना है, मैप में ज़रूर देखेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, एक सिंपल से फैक्ट मैंने यहाँ लिख रखे हैं। जैसे मैंने लिखा सबसे लंबी ETC, यहाँ पर आप बैठिए, सबसे लंबी ETC। जैसे विश्व में सबसे लंबी जो नदी है वो है नील, अमेजन, यांग टिसिक्यांग, ठीक है ना। ये 3 नदियाँ आप लोग रट लीजिए। सबसे लंबी नदी नील, फिर अमेजन, है ना, हिंदी में अमेजन बोल लेते हैं हम लोग, इंग्लिश में अमेजोन बोल लेते हैं। तो नील, अमेजन, यांग टिसिक्यांग, 3 नदियां हैं, ये सबसे लंबी 3 नदियां हैं। उसके बाद मैंने एक फार्मूला बना रखा है, ओ हांग हो काली मैं मीना मरे बोल जय सेंट लॉरेंस। बोलो मेरे साथ, ओ हांग हो काली मैं मीना मरे बोल जय सेंट लॉरेंस, है ना, बोल जय श्री राम बोलो, तो बोल जय सेंट लॉरेंस, ठीक है। तो देखो, ओ से ओ ब्रिटिश, 2 नदियाँ, जैसे गंगा यमुना आपस में मिल जाती है ना, तो उसी तरह से ओ से है ओ ब्रिटिश, फिर हांगो, फिर का से कांगो, ली से लीना, का से कांगो और ली से लीना। अब यह है मे से मैकेंजी पीस, मे से मैकेंजी पीस, फिर ना से नाइजर, फिर मरे दोनों मिली हुई है, मरे डार्लिंग, ठीक है ना, मरे डार्लिंग, फिर बोलगा, फिर बोलगा, और जय से कुछ नहीं है सर, ये सिर्फ नारा लगाया है। उसके बाद सेंट लॉरेंस। देखो मैंने लिखा भी है ओ ब्रिटिश, मैकेंजी के साथ पीस जुड़ी हुई, मैकेंजी पीस, मी से मीकोंग, ना से नाइजर, और ये मरे डार्लिंग। ओ हांगो काली मैं मीना मरे बोल जय सेंट लॉरेंस। तो ये जो संसार में जो नदियां हैं ना, उनका लंबाई का घटता हुआ क्रम है। कम से कम यहाँ पर आप मार नहीं खाएंगे, ठीक है ना। इससे ज़्यादा जुल्म नहीं करेगा आपके साथ एग्जामिनर के। अब इसके बाद भी पूछ लेगा, बताओ इसमें से सबसे लंबी कौन सी है। आमतौर पर नील, अमेजन और यांग टिसिक्यांग, और उसके बाद मैं मीना मरे बोल, ओ हांग हो काली मैं मीना मरे बोल जय सेंट लॉरेंस, ठीक है। अपना अपना तरीका है, बड़ा अच्छा तरीका है। आपको कुछ और तरीका सुझाए दे तो रट लेना, और ना भी रट पाओ तो ऊपर की जो 3 हैं आप रट लो, शायद आपका काम चल जाएगा। सबसे बड़ा थाला या बेसिन जो है अमेजन का है। थाला जानते हैं ना, थाला वो सारा एरिया जहाँ से नदी में पानी बह करके आता है। अच्छा देखो, एक वर्ड आता है रिवर नेटवर्क या नदी तंत्र। जैसे कहते हैं ना, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, है ना, भांगो तंत्र, नेटवर्क समझते हैं ना, जाल। तो एक नदी है, उसमें मिलने वाली जितनी भी छोटी बड़ी सहायक नदियां हैं वो सब बना के बनाती हैं रिवर नेटवर्क। जैसे गंगा नदी है तो गंगा में यमुना जी मिल रही हैं,
है ना। गंगा में यमुना जी मिल रही हैं, यमुना में बहुत सारी नदियाँ मिल रही हैं। इसके अलावा गंगा में कोसी मिल रही हैं, कोसी में बहुत सारी नदियाँ मिल रही हैं। तो ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं, जो अल्टीमेटली लास्ट में गंगा में मिल गई हैं, वो किसका हिस्सा हो गई? गंगा नदी तंत्र का। और स्वयं गंगा जी लास्ट में ब्रह्मपुत्र में मर्ज हो गई हैं, तो वो किसका सिस्टम हो गई? ब्रह्मपुत्र नेटवर्क का या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का। तो नदी तंत्र वो सारी नदियाँ जो किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे मैं आप सिंपल सी बात करूँ, आपके पास में ये बोर नदी है, तो बोर नदी तंत्र में क्या शामिल है? ये आपके गाँव के पास जा रही है निहाल नदी, निहाल नदी, इधर ये भाखड़ा नदी, ये सारी की सारी किस में मिल रही हैं? बोर में। और बोर आगे जाए किस में मिल जा रही है? उत्तराखंड की कोसी में, है ना। उत्तराखंड की कोसी मिल जा रही है ना, तो उत्तराखंड की जो कोसी नदी तंत्र है उसका हिस्सा हो गया। समझ गए आप? अब बात आती है थाला। तो गंगा जी का जो थाला है वो भारत में सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि लगभग उत्तर भारत की लगभग जितनी भी नदियाँ हैं, लगभग नहीं सारी, उत्तर भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वो विंध्य के पार की, वो सारी की सारी अल्टीमेटली गंगा में मिल जा रही हैं। गंगा में मिलें, काली में मिल रही हैं, तो लास्ट में काली भी गंगा में जाके मिल जा रही है। यमुना में अगर कोई नदी मिल रही है, देखो चंबल में जो नदियाँ मिल रही हैं, चंबल के साथ यमुना में चली जा रही हैं, और यमुना में जितनी भी नदियाँ मिल रही हैं वो सारी की सारी गंगा में मिल जा रही हैं। तो उत्तर भारत में सिंधु नदी तंत्र को छोड़ करके बाकी सारा जो हिस्सा है वो सब गंगा का थाला है। उत्तर भारत में अब वो इलाका आप छोड़ दें, जम्मू कश्मीर हिमाचल वाला इलाका आप छोड़ दें, तो बाकी सारी की सारी नदियाँ जो हैं वो गंगा में मिल जा रही हैं। तो पूरा का पूरा आप देखें ना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल के भी कुछ हिस्से, उत्तराखंड, नेपाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सारा का सारा इलाका जो है वो गंगा का बेसिन या गंगा का थाला है। तो वो सारा क्षेत्र जहाँ से किसी नदी में पानी बह करके आता है, वो सारा बहाव क्षेत्र जिसमें से किसी नदी में पानी जाता है, वो उस नदी का थाला या बेसिन कहलाता है। ठीक है ना, थाला या बेसिन। ओके। तो अब सबसे बड़ा जो थाला है वर्ल्ड में वो अमेजन का है। दूसरा सबसे बड़ा थाला आप बता सकते हो किसका है? हैं? अरे वाह, वेरी गुड। कांगो या जेरे का, शाबाश। ठीक है, तो सबसे बड़ा थाला जो है अमेजन का है और दूसरे नंबर पर कांगो या जेरे नदी का। ठीक है। किसी एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी, किसी एक देश में, जैसे सिंधु है कई देशों में बह रही है ना, नील कई देशों में बह रही है, लेकिन किसी एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो यांगजी है। यांगजी। अच्छा, इसमें जब मिलती है सीक्यांग तो ये हो जाती है यांग सीक्यांग। इस जो मैंने लिखा है ना, सबसे नंबर 1 नील, फिर अमेजन और फिर यांग सीक्यांग। तो ये दो नदियां हैं, यांगजी अलग है, सीक्यांग अलग है। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो हो जाती है यांग सीक्यांग। तो खैर, तो किसी एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है यांगजी, जो कि चीन में बहती है। चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है हांगो। मैंने नीचे कहीं लिखा भी है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सरस्वती और सिंधु नदी की घाटी में पनपी, उसी तरह से जो प्राचीन चीन की सभ्यता है वो हांगो नदी की घाटी में पनपी थी। ठीक है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी घाटी में पनपी थी? दजला और फरात, है ना। हाँ, टिग्रिस और यूफ्रेटस। वेरी गुड। तो चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है हांगो। यूरोप की सबसे लंबी नदी है बोल्गा, नंबर 2 डैन्यूब और नंबर 3 यूराल। ये यूराल वही नदी है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है, रूस और यूरोप में। ठीक है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा, फिर डैन्यूब, फिर यूराल। यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसौरी, नंबर 1 मिसौरी और नंबर 2 मिसिसिपी। जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं लास्ट में तो हो जाती है मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, आगे चलें। मिसौरी, मिसिसिपी, यूकॉन और रियो ग्रैंडी। रियो ग्रैंडी जो नदी है वो मैक्सिको और यूएसए की बाउंड्री पर बहती है। ठीक है। हालांकि यूकॉन, रियो ग्रैंडी इतना ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया है क्योंकि बाद में तो वीडियो बनाऊंगा नहीं मैं इस टॉपिक पे, तो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा ये। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी। दूसरे नंबर पर है मैकेंजी, और मैकेंजी में जब पीस मिल जाती है तो ये हो जाती है मैकेंजी पीस। नील की लंबाई है 6650 किलोमीटर। जो नील या नाइल जिसे आप कहते हैं ना, उसकी जो लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है। कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी। अफ्रीका में ईस्ट की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है जेम्बेजी। अफ्रीका से निकलकर हिंद महासागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है जेम्बेजी। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नंबर 1 नील, नंबर 2 कांगो और नंबर 3 नाइजर। चाय पी लो, उससे खांसी रुकेगी। ठीक है, पी लो। अफ्रीका की सबसे लंबी, पी लो आप, सबसे लंबी नदी है नील, कांगो और नाइजर। कांगो नदी जो है, कांगो या जेरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है?
आपके देश में ही है, माही है ना, हाँ ठीक है, ओके। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया की बाउंड्री बनाता है। अच्छा, इसकी बात अभी बाद में करेंगे, पहले इन नदियों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, इसकी बात अभी बाद में करेंगे। एक सांस ले लूँ सर, थोड़ी सी सांसें। चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक रिवर को हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ, थोड़ा ध्यान से सुनना। और मैं फिर कहूँगा कि इस डिस्कशन के बाद इन रिवर्स को आप जो है गूगल मैप में ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। गूगल सर्च कीजिएगा, इमेजेस में जाइएगा, उनको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास थोड़ा सा पैसा हो जाएगा तो मैं स्मार्ट बोर्ड लेकर आऊँगा, फिर इसी में दिखाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो पैसा कब होगा? जब चैनल आगे बढ़ेगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आगे चलें। यांगजी रिवर, देखो यांगजी अलग है, सिक्यांग अलग है, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो हो जाती है यांग टिसिक्यांग, ठीक है। तो यांगजी रिवर का जो सोर्स है वो तिब्बत में है, किंगहाई पठार, किंगहाई प्लेटू। अब आपको ये तो, अब देखो यहाँ पर ना किंगहाई प्लेटू 2-3 बार आएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किंगहाई प्लेटू कहाँ पर है, तिब्बत में है। तो हम लोग केवल रिवर ही नहीं पढ़ रहे हैं, रिवर में भूगोल भी पढ़ रहे हैं, उसमें गल्फ भी पढ़ेंगे, उसमें तमाम तरह के ओशन कोस्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से रहेगा आप लोग मेरे साथ। यांगजी रिवर तिब्बत में किंगहाई पठार से निकलती है। अब तिब्बत जो है चीन का हिस्सा हो गया है ना। इसका माउथ समझते हैं, मुहाना, माउथ को हिंदी में कहते हैं मुहाना या मुख, जहाँ पर नदी समाप्त होती है, जहाँ पर नदी गिर जाती है ना। नदी एस्चुरी या डेल्टा कहाँ बनाती है बिलाल? जहाँ वो गिरती है, और इसको शॉर्ट में कहोगे अपने माउथ पर, है ना, हाँ। तो इसका माउथ यानी कहाँ ख़त्म होती है? ईस्ट चाइना सी में, पूर्वी चीन सागर। अच्छा, पूर्वी चीन सागर राबिया किन दो देशों के बीच में है? हाँ, चीन और जापान के बीच में। मंगोलिया के बीच में बता रहे हो? मंगोलिया तो लैंड लॉक्ड है, वेरी गुड, शाबाश। तो पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। इसकी दिशा किधर को है? पूरब की ओर बहती, ईस्ट की ओर बहती है, ठीक है ना। इसके किनारे फेमस शहर जो हैं वुहान और शंघाई। शंघाई जो है इसके माउथ पर है, मुहाने पर है। जैसे सूरत है ना ताप्ती के मुहाने पर, और नर्मदा के मुहाने पर कौन सा शहर है विकास? नर्मदा के जस्ट मुहाने पर कौन सा शहर है विकास? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। हाँ, आप सही बोल रहे हो। उसका नाम बेरीगाजा भी रहा, भृगु कच्छ भी रहा, और अब क्या हो गया है? भड़ूच, है ना, हाँ। तो खैर, तो शंघाई जो है वो यांगजी के मुहाने पर है। और वुहान, ये वही वुहान है जहाँ से क्या फैला? कोरोना, हाँ, सब बर्बाद कर गया, है ना। ओके ओके, आगे चलें। अब इसी यांगजी रिवर पर एक डैम है, 3 गॉर्जेस डैम। जैसे हमारा ना भाखड़ा नागल बांध है ना, इमरान जी, भाखड़ा और नागल बांध जो हैं वो किस नदी के गॉर्ज पर बने हुए हैं? गॉर्ज क्या होता है इमरान जी? गॉर्ज इनको ही बता दूंगा ना, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये लोग भी समझ जाएंगे। हाँ, गॉर्ज, हाँ, महाखड्ड, बहुत गहरा खड्ड। नदी ऊपर से गिरती है ना, नदी ऊपर से गिरती है, धीरे 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 वो विशाल खड्ड बना देती है, ठीक है, झरने की शक्ल। हाँ ठीक है। तो नदी जो है ऊपर से गिरती है ना, झरने की शक्ल में गिरती है, नीचे जहाँ गिरती है धीरे धीरे वो गॉर्ज बना देती है। तो सतलज नदी जो हिमाचल पंजाब के आसपास जो है ना, 2 विशाल गॉर्ज बना रखे हैं। तो इसमें हम एक में हमने बना दिया भाखड़ा बांध और दूसरे में नागल बांध। तो उसी तरह से शंघाई जो नदी है, शंघाई नदी चीन में एक ही जगह पर तीन जो हैं विशाल खड्ड बनाती है, महाखड्ड या गॉर्ज बनाती है। उनको हमने रोक दिया है। वहाँ उनको रोक दिया मीन्स वहाँ से जब नदी की धारा निकास करके बाहर को आती है। जैसे टिहरी डैम, क्या टिहरी डैम गॉर्ज में बना हुआ है? टिहरी डैम जो है उत्तराखंड का, वो क्या गॉर्ज में बना हुआ है? किसने बना हुआ है? टिहरी डैम कहाँ बना हुआ है? किस जिले में है टिहरी डैम? टिहरी गढ़वाल में। हाँ, किसके संगम पर है? भागीरथी और भिलंगना के। हाँ, भागीरथी और भिलंगना। जैसे अब जमरानी बांध बन रहा है ना हल्द्वानी में, उत्तराखंड में, अगर आप लोग उत्तराखंड का पेपर दोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि उत्तराखंड में जमरानी बांध बन रहा है। तो किस नदी के किनारे, किस नदी पे बन रहा है? ठहर जाओ ना, उससे ही पूछने दो, है ना। वेरी गुड, शाबाश, पढ़ रही तो उस समय। आइए डॉक्टर साहब, आइए, इधर से आ जाइए, इधर से आइए, अरे इधर से आइए डॉक्टर साहब, आइए। हमारे यहाँ PhD किए हुए लोग बैठे हैं, आ जाइए डॉक्टर साहब, दिखा तो दें आपको, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आगे बैठेंगे, आ जाइए इधर से, यहाँ पे तवसुम के बगल में आ जाइए प्लीज़। तो खैर, यहाँ पर इससे शंघाई में इसके गॉर्जेस पर या इसके महाखड्डों को रोका हमने। हाँ, जमरानी की बात कर रहे थे ना, तो जमरानी बांध जो है कहाँ बना भाई? अनीस भाई, जमरानी बांध कहाँ बना है?
कहाँ बनेगा, प्रस्तावित कहाँ है? हल्द्वानी के काठगोदाम, काठगोदाम में। अब वो जो गोला नदी आ रही है ना, गोला नदी जो आ रही है काठगोदाम के बाद, आप देखो कितनी चौड़ी घाटी है वहाँ पर। नीचे को आप नैनीताल को जाओगे, काठगोदाम से ऊपर को बड़ी विशाल घाटी है, लंबी और चौड़ी घाटी है, करीब 3-4 किलोमीटर फैली हुई है। तो अब वो जो वैली है या नदी की जो धारा है, उसके आगे जो है कि मिट्टी पत्थर डाल करके उसको रोक दिया जाएगा, चट्टान को भर दिया जाएगा। जो नदी का जो रास्ता है आगे जाके, जहाँ संकरा रास्ता नदी का ना, उसको भर दिया जाएगा। पीछे सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, वो जल भंडार बन जाएगा। ठीक है साहब, वो बन गया आपका डैम। तो ये नदी की धारा में बना है, नदी की धारा को रोक करके बना है। उसी तरह से भगीरथी भिलंगना जो डैम है ना, अब उसी जगह पर इसलिए बना कि वहाँ पर भगीरथी भिलंगना दोनों आती हैं, और उसके बाद उनके संगम के पीछे बहुत ही चौड़ी और गहरी घाटी है, उस घाटी को रोक दिया गया, डैम बन गया। लेकिन उसकी जद में पूरा का पूरा टिहरी शहर डूब गया। तो इसी तरह से थ्री गॉर्जेस डैम जो है वो थ्री गॉर्जेस डैम जो है वो यांगजी नदी पर है। ठीक है, ओके। अब ये चीन की सबसे व्यस्त नदी है, आपको पता है व्यस्त का मतलब? भाई चीन नदियों में भी तो शिपिंग होती है, नदियों में यात्री भी जाते हैं, माल भी जाता है। वैसे ज़्यादातर नदियों से जो ट्रैवलिंग होती है माल की होती है। तो चीन की सबसे व्यस्त नदी है ये, कौन सी? यांगजी। ठीक है ना। चीन का जो है कि 20% मैंने यहाँ लिखा है डी फॉर, पता नहीं ए लिखना चाहिए था। चीन का लगभग 20% एरिया और लगभग 1/3 आबादी इस नदी पर डिपेंड है। कुछ कह रहे हैं सर? चीन का लगभग 20% एरिया और लगभग 33% आबादी जो है इस नदी पर डिपेंड है। प्रियंका बताएंगी भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा पर निर्भर है? एक ही आंसर देना है। भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा जी पर निर्भर है? हाँ, गीता ने सही बोला। क्या बताया आपने? हाँ, 40%। भारत की 40% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा जी पर निर्भर है। ठीक है ना, इसीलिए गंगा जी को माता कहते हैं ना। आगे चलें, फिर आते हैं सिक्यांग। अब ये जो है यांगजी नदी जो है, मैंने लिखा है सिक्यांग के मिलने पर हो जाती है यांग टिसिक्यांग, और इसकी दिशा किधर है? साउथ ईस्ट की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। अच्छा, ये जो यांग टिसिक्यांग नदी का जो डेल्टा है, भारत का सबसे उपजाऊ डेल्टा कौन सा है? कोई बताएंगे? भारत का सबसे उपजाऊ डेल्टा छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है? अच्छा, हाँ, आप बताएं। डेल्टा, भारत का सबसे उपजाऊ डेल्टा कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है ना, कावेरी का डेल्टा। जो कावेरी का डेल्टा है वो भारत का सबसे उपजाऊ डेल्टा, धान का कटोरा है ये। ठीक है ना, कावेरी नदी का जो डेल्टा है भारत में सबसे उपजाऊ डेल्टा। साल में 3 बार धान होता है यहाँ पर। ठीक है, खैर, तो नदियों के साथ साथ हम आपको बहुत सी चीज़ें बताते रहेंगे डिस्कशन में, बस धैर्य के साथ बने रहिए। तो चीन का सबसे ज़्यादा उपजाऊ डेल्टा है यांग टिसिक्यांग का डेल्टा। और चीन में जो रेशम पैदा होती है, दुनिया का नहीं, चीन में जो रेशम पैदा होती है उसका आधा हिस्सा जो है इसी यांग टिसिक्यांग डेल्टा में होता है। इसके अलावा यहाँ पर धान, गेहूँ, चाय और कपास की खेती भी खूब होती है। ठीक है ना, यांग टिसिक्यांग के डेल्टा में। कहाँ पर? चीन के दक्षिण पूर्व में। ओके, आगे चले। नेक्स्ट, हांगो नदी। हाँ, अच्छा, हांगो नदी को येलो रिवर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये अपने साथ ना पीले रंग की गाद बहा करके ले चलती है, अपने साथ पीले रंग की गाद बहा करके लेके चलती है, इसको येलो रिवर कहते हैं। और यही नदी जब पैसिफिक ओशन में मिलती है चीन के पूरब में, तो इसी नदी की वजह से उस सागर का जो रंग हो जाता है वो पीला जैसा हो जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं येलो सी या पीला सागर। ठीक है, तो हांगो नदी कहाँ से निकल रही है? किंगहाई तिब्बत से निकल रही है। कहाँ पर गिर रही है? पीला सागर में गिर रही है, और इसकी दिशा पूरब की ओर है। ठीक है ना, इसको पीली नदी कहते हैं, शोक की नदी कहते हैं, चीन का शोक, क्योंकि ये बाढ़ के लिए कुख्यात है। अक्सर अपना रास्ता बदल लेती है और बाढ़ के लिए कुख्यात है, जैसे कोसी और दामोदर, इसलिए इसको चीन का शोक कहते हैं। ठीक है, और चीनी सभ्यता का मूल यही है। जो चीनी सभ्यता, जो प्राचीन चीनी सभ्यता जो फली फूली, वो इसी के आंगन में फली फूली थी। ठीक है ना। अब ये जो डेल्टा बना रही है, सवाल आता है ना कि भाई प्रगतिशील डेल्टा किसे कहते हैं? जिस डेल्टा का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का आकार भी लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका आकार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको ग्रोइंग डेल्टा या इंक्रीजिंग डेल्टा कहते हैं, प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं इसको। ठीक है, इरावदी नदी म्यांमार में बहती है। मैंने लिखा कहीं आगे, कहीं लिखा होगा जरूर। ये उत्तर से निकल के दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, और लगभग एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में बहती है इरावदी नदी। जैसे हमारे यहाँ वो है ना सोन नदी,
सोन तो दक्षिण से उत्तर की बहती है लगभग एक सीधी रेखा में। तो इरावदी नदी म्यांमार में बहती है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है और उत्तर से दक्षिण लगभग एक सीधी रेखा में बहती है। ठीक है, कौन सी? इरावदी नदी। अब इसी किनारे है बर्मा का शहर मांडले। अब इसमें इरावदी डॉल्फिन, एक देखते हैं ना गंगा डॉल्फिन, गंगा नदी में मिलने वाली डॉल्फिन मछली गंगा डॉल्फिन, इरावदी नदी में मिलने वाली डॉल्फिन मछली इरावदी डॉल्फिन। ठीक है ना। तो इसमें संकटग्रस्त, इसमें मैंने लिखा है ना इंडेंजर्ड, यानी कि संकटग्रस्त इरावदी डॉल्फिन और गहन संकटग्रस्त गंगा शार्क मिलती है। गंगा नदी में जो शार्क मछली मिलती है वो इरावदी में मिलती है, लेकिन ये लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए इसको कहते हैं गहन संकटग्रस्त। डॉल्फिन संकटग्रस्त है और जो गंगेटिक शार्क है वो गहन संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इसमें मिलती इरावदी नदी में। ठीक है, ये जो आगे चले, अब इसमें आ गए हम मेकॉन्ग। मेकॉन्ग नदी भी तिब्बत से निकलती है और वियतनाम में सागर में जाकर के गिर जाती है मेकॉन्ग नदी। ठीक है ना। एक मीनाम नदी भी है, उसकी बात बाद में करेंगे। ये है मेकॉन्ग, ये तिब्बत से निकलती है, वियतनाम में जाकर के समुद्र में गिर जाती है, दक्षिण पूर्व दिशा में ये बहती है और इसके किनारे नोम पेन और होचिमिन सिटी है। मैंने एरो लगा रखा है, हालांकि ये इसके कॉलम में आ गया इरावदी के, लेकिन एरो का ध्यान रखना आप लोग। तो दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और ये मेकॉन्ग नदी के किनारे नोम पेन और होचिमिन सिटी। मेकॉन्ग नदी जो है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण पूर्व एशिया के 6 देशों में बहती है। ये 6 देश कौन कौन से हैं? चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। इस नदी को कहते हैं, मेकॉन्ग नदी को, वियतनाम की गंगा। वियतनाम की सबसे लंबी नदी है ये, वियतनाम की गंगा कहलाती है। ठीक है, श्रीलंका की गंगा, शाबाश, महाबेली। मिसिसिपी, मिसिसिपी में बाद में मिसौरी मिल जाती है तो हो जाती है मिसिसिपी मिसौरी। तो मिसिसिपी नदी जो है उसका सोर्स है इथास्का लेक, रॉकीज माउंटेन में। ठीक है ना, इथास्का झील यूएसए में इसका सोर्स है और इसका माउथ या मुहाना कहाँ पर है? मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये गिर जाती है। ठीक है ना, ये पहले ईस्ट की ओर बहती है और फिर साउथ ईस्ट की ओर। मैंने लिखा ना ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, पहले पूरब की ओर बहती है और उसके बाद फिर ये बहती है दक्षिण पूरब की ओर। ठीक है, मिसिसिपी और में जब मिसौरी मिल जाती हैं तो ये मिसिसिपी मिसौरी हो जाती हैं और मिसिसिपी मिसौरी जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिवर नेटवर्क या नदी तंत्र है। ठीक है ना। इसका जो डेल्टा है वो पक्षी के पंजे के आकार का, उसे कहते हैं ना वर्ड फुट डेल्टा, पक्षी का जो पंजा होता है उसके आकार का डेल्टा बनाती है मिसिसिपी मिसौरी और इसका डेल्टा ग्रोइंग भी है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। मिसौरी जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक है। जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? गंगा की यमुना, है ना। ओके, तो उसी तरह से मिसौरी मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है ना। मिसौरी रॉकीज में निकलती है मोंटाना से और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है और जैसे मैंने लिखा ना ईस्ट और साउथ ईस्ट की ओर बहती है और अमेरिका का शहर है सेंट लुइस। जैसे गंगा यमुना प्रयागराज में मिलती हैं तो अमेरिका का शहर है सेंट लुइस। सेंट लुइस में इन दोनों का संगम हो जाता है, किसका? मिसिसिपी मिसौरी का। ठीक है, ये भी बदनाम है, नहीं बदनाम जो है रियो ग्रैंडी है, ये बदनाम नहीं है भैया। ठीक है, रियो ग्रैंडी नदी जो है वो रॉकीज माउंटेन से निकलती है अमेरिका में और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के खत्म हो जाती है, साउथ ईस्ट की ओर बहती है और ये अपना मार्ग यानी कि रास्ता परिवर्तन के लिए बदनाम है। ठीक है ना। रियो ग्रैंडी नदी ये अमेरिका और मैक्सिको की बाउंड्री बनाती है। मैकेंजी नदी जो है ग्रेट स्लेव और एथावास्का लेक से निकलती है। एक्चुअली इसका जो ओरिजिन है शुरू में वो ग्रेट स्लेव लेक है, आगे जाके ये एथावास्का लेक में भी बहती है, एथावास्का लेक में मिल जाती है फिर आगे निकल जाती है। तो ग्रेट स्लेव हो या एथावास्का लेक हो, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ग्रेट स्लेव और एथावास्का लेक से निकलती है और इसका जो मुहाना है वो मुहाना, इसका जो मुहाना है ये आर्टिक ओशन में यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है। ठीक है ना। ये नदी जो है कनाडा से निकल करके साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है। ठीक है, और आर्कटिक ओशन में ये मैकेंजी जो है बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी, जब मैं आपको ग्रेट लेक्स पढ़ा रहा था पिछले सेशन में तब भी मैंने इसमें आपसे डिस्कस किया था। सेंट लॉरेंस नदी जो है वो ऑन्टेरियो झील से निकलती है, ऑन्टेरियो झील के पश्चिम से। जो 5 महान झीलें हैं वो सब या तो 2 झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं, बाकी 3 नहरों जुड़ी हुई हैं। सर्दी में शब्द भी इधर उधर हो जा रहे हैं। तो लास्ट में इन सब का पानी जो फ्लो करता है वो किधर को करता है? ऑन्टेरियो की तरफ को। ऑन्टेरियो से इनका पानी सेंट लॉरेंस नदी के रूप में चला जाता है उत्तरी पश्चिमी अंध महासागर में। ठीक है ना। तो ये नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती है और ये नदी जो है
कनाडा के ओंटारियो प्रांत और यूएसए के न्यूयॉर्क प्रांत की सीमा बनाती है सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है ना। और मैंने लिखा भी है ये ग्रेट लेक्स को किससे लिंक करती है, एटलांटिक ओशन से, ठीक है। कोलंबिया नदी रॉकी माउंटेन्स में निकलती है, रॉकी माउंटेन्स में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट से निकलती है, ठीक है ना, ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट से निकलती है कनाडा का, और इसका जो ज़्यादातर बहाव है वो यूएसए में है, निकलती कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट से है, लेकिन इसका ज़्यादातर फ्लो जो है वो यूएसए में है, और ये उत्तर पश्चिम की ओर बहती है, नॉर्थ वेस्ट की ओर बहती है, और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में इसका मिलन हो जाता है, यानी कि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये मिल जाती है, ये जाती है इस तरह से, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि इन नदियों को पढ़ने के बाद आप लोग गूगल में इनका इमेज ज़रूर देख लीजिएगा, मैप ज़रूर देख लीजिएगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब इसी कोलंबिया नदी पर एक डैम बना हुआ, ग्रैंड कूली डैम, वाशिंगटन में, यूएसए का जो वाशिंगटन स्टेट है उसमें बना हुआ ग्रैंड कूली डैम। यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट भी है, ये दुनिया के सबसे बड़े डैम और सबसे बड़े पावर प्रोजेक्ट्स में से एक है, ठीक है ना। दुनिया के सबसे बड़े डैम और सबसे बड़े जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है ग्रैंड कूली डैम, यूएसए के वाशिंगटन स्टेट में। कोलोरेडो नदी यूएसए में बहती है, रॉकीज माउंटेन में कोलोरेडो स्टेट से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ये जो कोलोरेडो नदी है, मैंने लिखा भी यहाँ पर, यूएसए के डेजर्ट को पार करने वाली एकमात्र नदी। आप देखो जैसे लूनी है ना, लूनी नदी, वो थार के रेगिस्तान को पार नहीं कर पाती ना, मानसून में ज़्यादा कच्छ के रण में खो जाती है। घग्गर है, लूनी है, ये डेजर्ट को पार नहीं कर पाती है। तो अब ये कोलोरेडो नदी है, अच्छा ये जो डेजर्ट है ना यूएसए का, ये एरिजोना डेजर्ट है इस साइड में, काफ़ी बड़ा और विशाल डेजर्ट है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो यूएसए डेजर्ट को पार करके सी तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। और कहाँ गिर जाती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। कैलिफोर्निया की खाड़ी किस ओशन का हिस्सा है डॉक्टर साहब, आप बताना, आप चुप रहना है, शाबाश, चलो इतना तो याद है, वेरी गुड, ठीक है। आगे अब कहाँ थे, कोलोरेडो। अब इसी के किनारे बना हुआ है हूवर डैम, और जैसे मैंने आपको बताया था ना कैनियन, अनीस भाई बताएंगे कैनियन क्या होता है। हूवर डैम किस नदी पे बना हुआ है, कोलोरेडो नदी पर। कैनियन क्या होता है अनीस भाई, कैनियन, गीता कैनियन क्या होता है, गीता, सोनू, पांडे जी, कैनियन आप बताएं डॉक्टर साहब। कैनियन, CANYON, कैनियन। ना मुंह छुपाने से कुछ ना होगा, बताओ, नाम नहीं ले रहा मैं तुम्हारा। अरे रुक जा, रुक जा। प्रियंका आप बताओ। अंकित, हाँ ऐसे ही कुछ है। विकास इधर आओ, अब तुम बताओ। ओह इधर आओ, अरे खड़े हो जाओ, जल्दी आ जाओ। यह है कैनियन, इधर दिख रहा है अभी, ये कहीं फ्रेम से बाहर तो नहीं निकल रहा है, लंबा चौड़ा है, सीधे खड़े हो जाओ। लंबे लोगों की आदत होती है झुक के खड़े होते हैं ना, ठीक है। ये है कैनियन, ये देखो बिल्कुल पतला डंडा है ना, आई आकार का दिख रहा है, ये ऐसे करके लगा दूं, आई बन गया, ये क्या बन गया, आई, कैपिटल आई, है ना। तो ऐसा खड्ड जो बहुत ही संकरा और गहरा हो, आई शेप में, उसे कहते हैं कैनियन, ठीक है। आज से तुम्हारा नाम कैनियन हो गया, चलो भाई कैनियन बनना तो बिलाल को याद कर लेना। तो आई आकार का जो महाखड्ड या गॉर्ज होता है उसे हम कहते हैं कैनियन। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो कैनियन है वो कोलोरेडो नदी बनाती है यूएसए में, इसीलिए इसको कहते हैं हम ग्रैंड कैनियन, ठीक है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये, आप लोग भूल गए ग्रैंड कैनियन, वो वहाँ तक पहुँची लेकिन पूरा नहीं दे पाई आंसर, ठीक है। खैर नेक्स्ट चलें, अमेजन नदी के बारे में और नाइल के बारे में बहुत ज़्यादा डाटा अपने पास, यहीं पे लिख दिया मैंने एक साथ। तो पेरू, आपको पता है पेरू, बेटे पेरू कौन से कॉन्टिनेंट में है, हाँ वेरी गुड, साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका में है पेरू, है ना। पेरू जो है किस महासागर के किनारे है पेरू, हाँ बता दो। पेरू का जो तट है किस महासागर से मिलता है, चैन ना पड़ी, प्रशांत महासागर से, पैसिफिक ओशन से लगता है ना। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में जितने भी कोस्टल कंट्रीज हैं वो पैसिफिक से लगेंगे, और ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं वो अटलांटिक से लगेंगे। तो पेरू, खैर चलिए, तो
पेरू में एंडीज पर्वत कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है ना। तो ये हिमालय से भी लंबी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला जो है हिमालय से भी लंबी पर्वतमाला है, पेरू इसमें है। तो पेरू में एंडीज से अनेक धाराओं के रूप में निकलती। आप देखो जैसे गंगा जी है ना, तो गंगा जी किसके रूप में निकलती हैं? भागीरथी के रूप में। तो भागीरथी का जो सोर्स हम मानते हैं गोमुख को मानते हैं, लेकिन गोमुख से जिन नीचे आप चलेंगे ना गंगोत्री शहर तक, तो कई सारे छोटे छोटे नदी नाले उसमें मिल जाते हैं, है ना, जाट गंगा, दूध गंगा और पता नहीं कौन कौन सी नदी। तो इसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी जो धाराएं हैं इसमें किसमें मिलती हैं? अमेजन नदी में। और ये बहुत सी धाराओं को बहा करके लेकर के आगे चलती है, ठीक है ना। ब्राज़ील का शहर है मनाउस, ठीक है ना, मनाउस ब्राज़ील का शहर मनाउस है। और तो यहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा। जैसे गंगा जी का नाम गंगा कहाँ से होता है? देवप्रयाग से, है ना, जब मिल जाती हैं भागीरथी और अलकनंदा, है ना, तो उनका नाम गंगा हो जाता। तो मनाउस ब्राज़ील से इसका नाम हो जाता अमेजन, ठीक है। अच्छा, ब्राज़ील बेटे किस देश में है? हाँ चलो शुक्र है, ये तो पता है ना, ठीक है। वो कह रहा वो तो खुद देश है, ठीक है। हम ऐसे धीरे बैठे रहो, ऐसे धीरे धीरे सब क्लियर होता रहेगा, है ना। वेरी गुड, ब्राज़ील तो खुद ही देश है। तो ब्राज़ील का जो शहर है मनाउस, वहाँ से इसका नाम हो जाता है अमेजन। और बहती है अंध महासागर तक, एटलांटिक ओशन में गिर जाती है, सीधे लगभग स्ट्रेट लाइन में बहती है ये वेस्ट से ईस्ट की ओर, अंध महासागर में गिर जाती है। मनाउस शहर जो है इस नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। अमेजन तंत्र जो है समुद्र में नदियों का 20% ले जाता है। इसका मतलब क्या है कि नदियाँ समुद्र को जो वाटर सप्लाई कर रही हैं, रिवर जो हैं जो वाटर सप्लाई कर रही हैं ओशन या सी को, समुद्र में जितना ही पानी नदियों से जा रहा है उसका 20% अमेजन नेटवर्क से जा रहा है। अमेजन नेटवर्क का मतलब अमेजन और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनसे 20%। दुनिया का 20% पानी समुद्र में जो ले जा रही है वो अमेजन नेटवर्क सिस्टम के रूप में जा रहा है। लेकिन मैंने लिखा ना, आप कंफ्यूज करेंगे, ग्रेट लेक्स में 21% पानी है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की सतह पर जो भी फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं, जितना भी ताज़ा पानी सतह के ऊपर, अंडरग्राउंड वाटर नहीं, सतह के ऊपर जितना भी ताज़ा पानी है उसका 21% जो है ग्रेट लेक्स में है ना। आप लोग कंफ्यूज ना हो ना। और 20% पानी समुद्र में कौन लेके जा रही है? अमेजन सिस्टम लेके जा रही है, ठीक है ना। अब इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो लार्जेस्ट है। ड्रेनेज सिस्टम समझते हो, जैसे क्रिकेट वगैरह देखते हो कि भाई बस थोड़ी सी बारिश रुक जाए, आधे घंटे में मैदान तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। तो छोटे मैदान के नीचे ना, मैदान के नीचे घास के नीचे छोटे छोटे पाइप डाल दिए जाते हैं, अंडरग्राउंड छोटे छोटे पाइप डाल दिए जाते हैं, वो बड़े पाइप से लिंक कर दिए जाते हैं, और एक वो सबसे बड़े पाइप से स्टेडियम से बाहर पानी चला जाता है। तो जितना भी पानी गिरता है ना बारिश का, तो जो पाइप जो है ना उसको ले जाते हैं। मिट्टी नहीं सोखती, मिट्टी बहुत से कम सोखती है पानी को, सारा पानी जो है वो पाइप से होकर के निकल जाता है नीचे अंडरग्राउंड जो पार्ट। उसके बाद आधा घंटा मिला आपको, सुपर शॉकर चलते हैं, ऊपर की सतह को सुखा देते हैं, है ना। अच्छा, हमारे यहाँ एकमात्र एक ऐसा स्टेडियम है जो उसमें इतने सारे कवर हैं कि पूरा का पूरा मैदान, विकास नहीं बोलेंगे, उनकी आंखों की चमक बता रही, बता देंगे, पूरा का पूरा मैदान ही कवर से ढक जाता है। कितनी बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, साइक्लोन आ जाए, कवर नहीं हटना चाहिए। इधर बारिश रुकी, उधर कवर हटाओ, खेलना शुरू कर दो। विकास के अलावा कोई बताएंगे? अरे वाह, तबसुम, इसका मतलब मैच देखती है, पढ़ती नहीं है। कलकत्ता का ईडन गार्डन्स, है ना। कोई गवर्नर, पता नहीं गवर्नर जनरल थे, उनकी सिस्टर थी ईडन, तो वहाँ पर मैदान बनाया था, गार्डन था, अपनी बहन, उनकी बहन थी ईडन, उन्हीं के नाम पर वो हो गया था ईडन गार्डन। पता नहीं सरकार इसका नाम क्यों नहीं बदल रही है। सर रोक दें, कहाँ थे? हाँ, अमेजन। तो आगे चलें। अच्छा, ये दुनिया का सबसे बड़ा, इसका जो थाला है वो सबसे बड़ा है, और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी का निकासी सिस्टम या पानी को बहाने का जो सिस्टम है वो दुनिया में सबसे बड़ा है, ठीक है ना। इसका जो सबसे ज़्यादा एरिया और लंबाई है, इसका सबसे ज़्यादा थाला, सबसे बड़ा थाला, ये बहाव क्षेत्र, और सबसे ज़्यादा लंबाई है वो ब्राज़ील में है। और अंध महासागर में, एटलांटिक ओशन में जो सैलिनिटी कम मिलती है उसकी वजह एक ये भी है, क्योंकि भाई नदियाँ हैं, ताज़ा पानी लेकर के आ रही हैं। एक तो सेंट लॉरेंस ताज़ा पानी लेकर के आ रही है और ये भी खूब सारा ताज़ा पानी लेकर आ रही है। तो इन दोनों की वजह से जो पश्चिमी अंध महासागर है उसमें सैलिनिटी काफ़ी कम है, ठीक है साहब। अब इसी अमेजन नदी की घाटी में जो जंगल मिलते हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षावन, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका, बारिश खूब होती है यहाँ पर। तो बारिश खूब होने की वजह से यहाँ पर घने जंगल मिलते हैं।
इन वनों को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट केवल अमेजन वैली में ही मिलते हैं, दुनिया में और जगह पे मिलते हैं। हमारे भारत में ही मिलते हैं, पश्चिमी घाट पहाड़ के पश्चिमी ढाल पर, अंडमान निकोबार में मिलते हैं, लक्षद्वीप में मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो घने और सदाबहार, जिसे आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं, तो अमेजन की घाटी में मिलते हैं या दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। अब इतने सदाबहार और घने वन हैं ये कि दुनिया में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्स है ये, तो इसीलिए इसको अमेजन के जंगलों को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा। पीछे एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी कि भाई धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, अवैध खनन की वजह से ही ख़त्म होते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं दुनिया के फेफड़े जो हैं वो सिकुड़ रहे हैं, ऐसा करके डॉक्यूमेंट्री चली थी, काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इसे दुनिया का फेफड़ा कहते हैं। इसके अलावा इसे रबर के जंगल भी कहते हैं। दुनिया में सबसे पहले जो रबर प्लांट लगाए गए थे वो यहीं पे लगाए गए थे, और यहाँ के प्लांट से रबर खूब मिलती है, इसलिए रबर का जंगल भी इसको कहते हैं, अमेजन को। अच्छा, यहाँ के जो वन हैं, यहाँ के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, उन्हें कहते हैं सेल्वास। और उधर आप चले जाएंगे वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला में ओरनिको नदी की घाटी में भी इसी तरह के वन मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका नाम क्या है? हाँ, शाबाश बेटे, शाबाश, पढ़ रहा है, इसका मतलब लानोस, वेरी गुड, है ना, हाँ शाबाश, लानोस, ओके। ओरनिको नदी की घाटी में, वेनेजुएला की सबसे लंबी नदी है ओरनिको, है ना। आगे चलें, मैंने लिखा ना रबर के जंगल, पृथ्वी का फेफड़ा, रबर की खेती का ओरिजिन, यानी कि यहीं पर रबर की खेती शुरू हुई थी। और वेनेजुएला में इसका क्या नाम है, इन जंगलों का लानोस। आपने पढ़ लिया शायद, मैं वैसी शाबाशी दे रहा हूँ। अच्छा चलो, अच्छी बात है। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो खूब मिलती है, जैव विविधता यहाँ पर खूब मिलती है, ठीक है। आसिया, जैव विविधता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? बारिश, ठीक है, हाँ ठीक है। ओरनिको नदी अंध महासागर में जाकर के मिल जाती है। ये 76% इसकी जो लेंथ है वो वेनेजुएला में है, और बाकी कोलंबिया, ठीक है ना। देखो, कोलंबिया स्टेट भी है दक्षिण अमेरिका में, और कनाडा का एक प्रांत भी है। कोलंबिया देश भी है साउथ अमेरिका में, और कनाडा का एक प्रांत भी है जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में, ठीक है ना। तो 76% ये वेनेजुएला में बहती है, और बाकी बहती है कोलंबिया में। यहाँ भी खूब बायोडाइवर्सिटी मिलती है, और यहाँ के जो सवाना टाइप के जंगल है उन्हें कहते हैं हम लानोस, ठीक है सर। सर ठीक है आप? हाँ, दाएँ बाएँ उछल रहे हैं आप, कोई दिक्कत? पेट वेट में दर्द तो नहीं हो रहा? और इसका जो डेल्टा है बहुत बड़ा है, और जो एंजल झरना है, एंजल जो झरना है, एंजल फॉल, वो इसी की सहायक नदी है करोनी, उस पर है। एंजल फॉल जो है वो इसी की एक सहायक नदी है करोनी, उस पर बना हुआ है। उस पर बना हुआ नहीं, मतलब उस पर प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, पराना नदी। तो जो पराना नदी है, पराना नदी ब्राज़ील से निकलती है और अंध महासागर में मिल जाती है, लेकिन केवल ब्राज़ील में नहीं बहती है। मैं आपको बताता हूँ, ये नॉर्थ से साउथ की ओर बहती है पराना नदी, ऐसे 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 फिर जाकर के बह जाती है किसमें? दक्षिणी अंध महासागर में। पराना नदी ब्राज़ील से निकलती जरूर है, अंध महासागर में जाकर के मिल जाती है, नॉर्थ से साउथ को बहती है। ये ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना में बहती है। ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना में बहती है। इसमें और भी बहुत सारी नदी मिलती हैं पराना में। कौन सी नदी? पराना में। पहले इसमें पराग्वे नदी बहती है, पराग्वे के नाम पर ही पराग्वे देश का नाम पड़ गया। पहले इसमें मिलती है पराग्वे नदी, उसके बाद उरुग्वे से निकल के आती है उरुग्वे नदी, वो इसमें मिल जाती है। तो पराना नदी में पराग्वे, उरुग्वे दोनों नदियां मिलती हैं। पहले पराग्वे नदी मिलती है, फिर उरुग्वे नदी मिलती है। इसी तरह से आप याद भी कर सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका में पहले वो है ब्राज़ील, फिर दक्षिण में आप आएंगे तो पराग्वे, फिर और आएंगे तो उरुग्वे, उसके नीचे अर्जेंटीना, और सबसे नीचे चिली। जैसे हमारे यहाँ जो है ना, केरल, तमिलनाडु दोनों ही साउथ में लगते हैं, लेकिन सबसे साउथ में कौन है? तमिलनाडु। तो चिली और अर्जेंटीना दोनों ही साउथ में लगेंगे, लेकिन सबसे साउथ पॉइंट जो है वो चिली का है, ठीक है ना, ओके। तो साउथ ईस्ट अटलांटिक में गिरने से पहले ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में एक एस्चुरी बनाती है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में बहुत बड़ी एस्चुरी बनाती है ये। उस एस्चुरी का नाम है रियो डी ला प्लाटा। कई बार सवाल आता है कि रियो डी ला प्लाटा नाम का जो एस्चुरी है वो कौन सी नदी बनाती है? पराना नदी बनाती है, ठीक है, ओके। और उरुग्वे रिवर ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे में बहती है। उरुग्वे जो रिवर है वो ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे में बहती है, ओके। आगे चलें, अब नील की बात करें तो नील जो है व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों से मिलकर के बनती है। जैसे ना देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिली, फिर संगम का नाम क्या हो गया उसके आगे? गंगा, है ना, ठीक है ना। उसी तरह से ब्लू नील और व्हाइट नील दो नदियां हैं। सर मैं सांस ले लूं, 1 मिनट रोक लीजिए।
तो नील नदी की हम लोग बात कर रहे थे। नील नदी मैंने बताया जैसे देवप्रयाग के बाद, देवप्रयाग में भागीरथी और किसका, अलकनंदा का संगम होता है, फिर वो गंगा जी कहलाती हैं। तो उसी तरह से सूडान का एक शहर है खार्तूम, साउथ सूडान का, है ना। सूडान के भी दो हिस्से हो गए हैं। साउथ सूडान की राजधानी है खार्तूम, और जो नया सूडान है उसको क्या नाम दिया है? दक्षिणी सूडान। नए को साउथ सूडान नाम दिया है? उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान। नहीं नहीं, नया पुराना दोनों अलग अलग हो गए ना। तो एक की राजधानी जुबा है और एक की क्या है, खार्तूम। तो नया वाला उत्तर में या दक्षिण में है? दक्षिण में, साउथ सूडान, है ना। हाँ, ध्यान रखना। तो खैर आगे चलें। तो व्हाइट नील का जो सोर्स है वो रवांडा और बुरुंडी में है। व्हाइट नील, देखो दो नील है ना, व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील का जो सोर्स है वो रवांडा और बुरुंडी में, अफ्रीका में, लेकिन इसका सोर्स निश्चित नहीं है। गंगा जी का जो सोर्स निश्चित है भागीरथी के रूप में, गोमुख, लेकिन इसका व्हाइट नील का जो सोर्स है वो निश्चित नहीं है। लेकिन ये है कि रवांडा और बुरुंडी में है। इसको लेकर भी आपस में झगड़ते रहते हैं ना, ये नहीं ये है सोर्स, ये नहीं ये है सोर्स, चलो जो भी होगा। तो ठीक है, लेकिन सोर्स जो है अनिश्चित है। लेकिन ये तय है कि व्हाइट नील कहाँ से बह करके आ रही है? रवांडा और बुरुंडी से। रवांडा और बुरुंडी के बाद ये आती है तंजानिया में, अफ्रीका में। अब कम से कम ये तो याद हो जाएगा कि तंजानिया शहर जो है वो अफ्रीका में है क्या? शहर नहीं, देश। ठीक है, तो रवांडा बुरुंडी से होती हुई तंजानिया में बहती हुई आती है, और तंजानिया में बहती हुई मिल जाती है विक्टोरिया झील में। ये नदी कहाँ आ गई? विक्टोरिया झील में आ गई। जैसे झेलम नदी किसमें मिलती है आकर के? बुलर झील में, फिर आगे निकल जाती है ना। ओके, उसी तरह से जैसे पेरियार नदी है वो बेम्बनाड के उत्तर से बहती हुई निकल जाती है। बेम्बनाड झील को पानी देती है ना पेरियार नदी। तो उसी तरह से जो व्हाइट नील है रवांडा बुरुंडी से निकल के तंजानिया, और तंजानिया में विक्टोरिया झील से बहती हुई ये आगे निकल जाती है। विक्टोरिया से आगे निकलती है युगांडा पहुंचती है, और युगांडा से फिर ये साउथ सूडान में एंटर करती है। ठीक है ना, साउथ सूडान में एंटर करती है, और वहां पर एक शहर है खार्तूम। खार्तूम में व्हाइट और ब्लू नील आपस में मिल जाती हैं। अभी आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अब ब्लू नील जो है, जो नीली नील या ब्लू नील जो है, वो इथोपिया में टाना झील से निकलती है। इसके बारे में कोई विवाद नहीं है, ठीक है ना। इथोपिया में जो टाना झील है वहां से ब्लू नील निकलती है, और वहां से निकलने के बाद ये दक्षिण पूर्व की ओर से सूडान में जाती है। साउथ सूडान, मुझे यहां लिखना चाहिए साउथ सूडान, ठीक है ना। साउथ सूडान में जाती है, और खार्तूम, साउथ सूडान में खार्तूम में दोनों का संगम हो जाता है। साउथ सूडान में खार्तूम में दोनों का संगम हो जाता है, और अब इसका नाम हो जाता है नील। जैसे मनाओस से अमेजन का नाम अमेजन होता है, देवप्रयाग से गंगा जी का नाम गंगा जी होता है, उसी तरह से खार्तूम में व्हाइट और ब्लू नील दोनों आपस में मिलती हैं, और आगे इनका नाम हो जाता है नील। ठीक है, अब ये सूडान और मिस्र का जो डेजर्ट है, उसके सारे डेजर्ट से आर पार, सारे डेजर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि इधर भी जाओ उधर भी जाओ उधर भी जाओ, आर पार सारे डेजर्ट से बहती हुई निकल जाती है आगे, वो भूमध्य सागर में गिर जाती है। इजिप्ट में, यानी कि मिस्र में, इजिप्ट माने मिस्र में ये डेल्टा बनाती है, और मिस्र में इसी डेल्टा के पश्चिम में, ठीक है ना। अच्छा, नील नदी कहां पर मिलती है जाकर के? भूमध्य सागर में मिलती है, लेकिन भूमध्य सागर में मिलने से पहले ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा कहां बनाती है? इजिप्ट में या मिस्र में। अब इस डेल्टा के पश्चिम में एक शहर है अलेक्जेंड्रिया, और पूर्व में एक शहर है कैरो या काहिरा, ठीक है ना। कैरो या काहिरा, ठीक है ना। पुराना नाम कैरो और नया नाम क्या है? काहिरा, ठीक है। अब ये नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरी, मिस्र से होती हुई भूमध्य सागर में गिरी। भूमध्य सागर से गिरने से पहले इसने डेल्टा बनाया। अब जो इस डेल्टा के पश्चिम में एक जो शहर है वो है अलेक्जेंड्रिया। मैंने लिखा है भूमध्य तट पर बिगेस्ट, यानी भूमध्य सागर तट पर सबसे बड़ा शहर है ये अलेक्जेंड्रिया। भूमध्य सागर के तट पर सबसे बड़ा शहर है अलेक्जेंड्रिया, ठीक है ना। और ये काहिरा के बाद, काहिरा यानी कि कैरो, काहिरा के बाद मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। काहिरा मतलब मिस्र का सबसे बड़ा शहर है, और दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा हुआ? अलेक्जेंड्रिया। तो अलेक्जेंड्रिया इस डेल्टा के पश्चिम में हुआ, काहिरा जो हुआ वो पूर्व में हुआ, ठीक है ना। अब मैंने लिखा अलेक्जेंड्रिया जो है पोर्ट सिटी यानी कि बंदरगाह है, यहीं से सुएज कैनाल शुरू होती है। नील नदी के डेल्टा में और नील नदी के पश्चिम में जो अलेक्जेंड्रिया शहर है वहीं से सुएज कैनाल जो है वो शुरू होती है, ठीक है ना। वहां से सुएज कैनाल शुरू हो गई, और सुएज कैनाल जो है वो डेल्टा के ईस्ट में पोर्ट सईद शहर है, पोर्ट सईद, वहां पर जाकर के खत्म होती है।
इस डेल्टा के ईस्ट में, छोटा मोटा डेल्टा थोड़ी है, देखो कहाँ से शुरू होती है, डेल्टा के पश्चिम में अलेक्जेंड्रिया शुरू होती है और डेल्टा के ईस्ट में यानी कि पूरब में जो शहर है पोर्ट सईद, वहाँ पर जाकर के ये सुएज नहर खत्म हो जाती है। और इसका मतलब क्या है, पोर्ट सईद किसके किनारे बसा हुआ है, लाल सागर के किनारे बसा हुआ, क्योंकि भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है सुएज नदी। तो ये सवाल कई बार आता है कि सुएज नहर के उत्तरी किनारे पर या उत्तरी छोर पर है अलेक्जेंड्रिया और दक्षिणी छोर पर जहाँ पर वो ख़त्म हो रही है वहाँ पर है पोर्ट सईद। और पोर्ट सईद किस सागर के तट पर है, लाल सागर के तट पर है, ठीक है ना। कहाँ पर, किस देश में, मिस्र में। ये सारे के सारे मिस्र में, जो सुएज नहर का जितना भी इलाका है वो मिस्र में है और उस इनकम का बहुत बड़ा जरिया है इजिप्ट की, ठीक है ना। आगे चलें, मैंने लिखा ये भी सुएज नहर और भूमध्य तट पर है। पोर्ट सईद भूमध्य तट पर नहीं है भाई, ये सुएज नहर पर तो है लेकिन रेड सी के तट पर है और रेड सी लाल सागर के तट पर है। आगे चलें, कैरो या जो काहिरा शहर है वो कहां से शुरू, मिस्र जैसे ना यहां पर देखें। अब मैं चलिए इसको अभी जब मैं ख़त्म कर दूंगा तो इसको और क्लियर करूंगा आगे जाके इसी वीडियो को। अभी मैं जब इस लेसन प्लान को ख़त्म कर दूंगा तो ये पूरा पश्चिमी डेल्टा बोर्ड में बनाकर आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अब कैरो या काहिरा जो शहर है वहां से नील नदी का डेल्टा शुरू होता है। नील नदी का डेल्टा यहां से शुरू हुआ, यहां पर है कैरो शहर, उसके ऊपर जाकर के भूमध्य सागर आ गया। भूमध्य सागर में इधर पश्चिम में क्या हो गया आपका अलेक्जेंड्रिया और पूरब में क्या हो गया, काहिरा, ठीक है ना। ये कुछ गड़बड़ हो गया सर। तो नील नदी का जो तंत्र है वो थोड़ा सा टिपिकल है समझने में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, उसके लिए मैंने मैप भी बना रखा है। अच्छा, नील नदी जो है जिस तरह से भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं, फिर आगे नाम हो जाता है गंगा, उसी तरह से वाइट नील और ब्लू नील दोनों आपस में मिलती हैं खार्तूम में, उसके बाद आगे इसका नाम हो जाता है नील। तो इस तरह से आप देखें शुरुआत में नील नदी की दो मेन ब्रांच हैं, एक वाइट और एक ब्लू नील। अब जो वाइट नील है ये सबसे खास ब्रांच है नील नदी की, लेकिन वाइट नील का जो सोर्स है उसको लेकर के अक्सर विवाद रहता है, हमें उस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। वाइट नील का जो सोर्स है वो रवांडा और बुरुंडी में है। ये वाइट नील सबसे पहले बुरुंडी से, बुरुंडी के बाद रवांडा में बहती है, बुरुंडी और रवांडा में बहने के बाद ये पहुंचती है विक्टोरिया झील में, विक्टोरिया झील में मिल जाती है, विक्टोरिया झील से आगे बढ़ जाती है और ये प्रवेश करती है युगांडा में। ध्यान रखना नील नदी का केन्या से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप देखें बुरुंडी, बुरुंडी के बाद रवांडा, रवांडा के बाद विक्टोरिया झील और विक्टोरिया झील के बाद युगांडा, ठीक है ना। युगांडा में व्हाइट नील ने प्रवेश कर लिया। आप देखें सिंपली इसका जो एवरेज डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ की ओर है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर है। अब युगांडा को पार करके जो व्हाइट नील है वो साउथ सूडान में पहुंची। साउथ सूडान की जो राजधानी जुबा है वो नील के किनारे ही है, ठीक है ना। अब जो ब्लू नील है वो टाना झील से निकलती है, इथोपिया में जो टाना झील है वहां से निकलती है। यहाँ से ये पहले साउथ की ओर बहती है, फिर अपना रास्ता बदलती हुई चल देती है वाइट नील की ओर। इथोपिया से निकल करके ये साउथ सूडान में और फिर अच्छा यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना आप, जो ब्लू नील है वो साउथ सूडान में नहीं जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ब्लू नील जो है वो साउथ सूडान में नहीं जाती है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अब ब्लू नील जो है इथोपिया से निकल करके पूरब की ओर से सूडान में प्रवेश करेगी, साउथ सूडान में नहीं, सूडान में प्रवेश करेगी, ठीक है। ब्लू नील इथोपिया में टाना झील से निकलेगी और आगे बढ़ती हुई पूरब से सूडान में एंट्री करेगी। अब सूडान की राजधानी है खार्तूम, ये रही खार्तूम। खार्तूम में व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों आपस में मिल जाएंगी, यहाँ से इसका नाम हो जाएगा नील। उसके बाद फिर सूडान से आगे जाकर के ये पहुंच जाएगी मिस्र में। अब मिस्र में इसी किनारे आसमान बांध बना हुआ है, दुनिया के सबसे बड़े बांध में से एक है आसमान बांध मिस्र में, नील नदी के किनारे है। फिर आगे जाकर के नील नदी जो है अपने, अब देखो डेजर्ट से बहती है तो अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर के आती है, उस मलबे को समुद्र में जमा करती है, पानी भी खूब आता है, साल भर बहती है, इसलिए डेल्टा बनाती है। तो नील नदी का जो डेल्टा है भूमध्य सागर में है। कभी कभी बहुत आसान सवाल भी आते हैं कि नील नदी कहाँ गिरती है, मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर में गिरती है, वहीं इसका डेल्टा। ये रहा सारा आपका भूमध्य सागर, ये मेडिटेरियन सी, ये सारा का सारा ये भूमध्य सागर रहा। भूमध्य सागर आपको पता ही है यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। अब लगभग सीधी स्ट्रेट लाइन में बह करके नील नदी यहां पहुंची काहिरा। काहिरा का इंग्लिश में हम बोलते हैं कैरो। कैरो मिस्र का आबादी के मामले में सबसे बड़ा शहर है काहिरा। यहां से नील नदी का डेल्टा शुरू हो जाता है,
ठीक है। नील नदी का जो डेल्टा है यहाँ से शुरू हो जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा उपजाऊ डेल्टा जो है सिंधु नदी का डेल्टा, ध्यान रखना। नील नदी का डेल्टा भी उपजाऊ है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपजाऊ सिंधु नदी का डेल्टा। अब कैरो या काहिरा जो कि मिस्र का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, वहाँ से नील का डेल्टा शुरू होता है। अब जब ये डेल्टा भूमध्य सागर में आखिर में ख़त्म होता है तो इसके पश्चिम में अलेक्जेंड्रिया शहर है, मिस्र का अलेक्जेंड्रिया शहर। ये आबादी के मामले में मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है काहिरा के बाद, लेकिन भूमध्य सागर के तट पर जो शहर बसे हुए हैं उनमें आबादी के मामले में अलेक्जेंड्रिया जो है वो सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। तो नील नदी के डेल्टा के पश्चिम में है अलेक्जेंड्रिया शहर और पूर्व में एक शहर है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद, सुएज नहर के बनने के बाद इसका नाम पोर्ट सईद पड़ा है। पोर्ट सईद, यहाँ से एक्चुअली सुएज नहर शुरू होती है। सुएज नहर जो शुरू होती है पोर्ट सईद से शुरू होती है, भूमध्य सागर पर पोर्ट सईद तट से शुरू होकर के सुएज नहर यहाँ पर लाल सागर तट पर मिल जाती है लाल सागर से। और लाल सागर में जहाँ पर सुएज नहर खत्म होती है उस जगह का नाम है सुएज पोर्ट या सुएज बंदरगाह, ठीक है ना। तो सुएज नहर के एक और शुरुआती पॉइंट पर है पोर्ट सईद मिस्र का और एंड पॉइंट पर है पोर्ट सुएज मिस्र का, ठीक है। अब ये जो इलाका आप देख रहे हो ना, ये जैसे कहते हैं ना दक्षिण भारत प्रायद्वीप, ये मिस्र का इलाका है, इसे कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप। कई बार सवाल आ जाता है कि सिनाई प्रायद्वीप कहाँ पर है, तो मिस्र में है। ये किसकी खेती के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? तबस्सुम, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। यहाँ पर किस चीज़ की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है सिनाई पेनिनसुला में? मिस्र में मिलने वाली साकल कपास। साकल कपास का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अब विकास अंकित की ओर देख के कह रहे, देखो मैं कह रहा था ना, तो फिर बोलना चाहिए था ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हाँ, कपास की खेती यहाँ पर खूब होती है, ठीक है। तो ठीक है साहब, इस तरह से नील नदी मिस्र जो है वो नील नदी का वरदान है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी हैं नील नदी के बारे में। व्हाइट नील का सोर्स रवांडा और बुरुंडी में है, लेकिन अनिश्चित है, पता नहीं है कहाँ पर है। उसके बाद आगे चलते हैं कि ये रवांडा बुरुंडी से होकर के तंजानिया में जाती है, तंजानिया में बहती हुई विक्टोरिया झील में मिल जाती है, विक्टोरिया झील से होती हुई आगे विक्टोरिया से युगांडा और युगांडा से साउथ सूडान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब जो ब्लू नील है वो इथियोपिया में टाना झील से निकलती है, इथियोपिया में टाना झील से निकल के साउथ ईस्ट की ओर सूडान में प्रवेश करती है, साउथ ईस्ट की ओर से, ठीक है ना, साउथ ईस्ट की ओर से सूडान में प्रवेश करती है। और सूडान का शहर है खार्तूम, खार्तूम सूडान की राजधानी है। वहां पर व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों मिल जाती है, ठीक है। और इसके बाद इसका नाम हो जाता है नील। नील नदी जो है वो सूडान और मिस्र के सारे डेल्टा से सारे डेजर्ट से फ्लो करती है, ठीक है। और इजिप्ट में डेल्टा बनाती है। मिस्र में डेल्टा के पश्चिम में अलेक्जेंड्रिया, भूमध्य तट पर सबसे बड़ा शहर, और काहिरा के बाद आबादी में दूसरा सबसे बड़ा शहर, और अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह सिटी है। और इस डेल्टा के ईस्ट में पोर्ट सईद शहर है, जहां से लाल सागर तट तक, ठीक है ना, लाल सागर, जहां से लाल सागर तट पर पोर्ट सुएज तक कौन सी नहर है? सुएज नहर है, ठीक है ना साहब। कैरो यानी काहिरा से नील डेल्टा शुरू हो जाता है, और कैरो या काहिरा जो है मिस्र और अरब का, ये अरब का भी सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, कैरो या काहिरा। मिस्र का ही नहीं, अरब जगत का भी आबादी में सबसे बड़ा शहर है, ठीक है ना। अच्छा, सुएज नहर जो है, ये भी पूछ सकता है आपसे, सुएज नहर नील डेल्टा के ईस्ट की ओर है, ठीक है ना, बीच में नहीं है, ईस्ट की ओर है। और नील नदी जो डेल्टा बनाती है वो चाप के आकार का डेल्टा बनाती है, ठीक है ना साहब। नील नदी चाप के आकार का डेल्टा बनाती है, ओके। तो ये जो मैंने आपको यहाँ बताया वो सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलेंगे कांगो या जेरे नदी की तरफ को। मैं थोड़ी सांसें ले लूँ। अब बात करते हैं कांगो या जेरे नदी की। तो कांगो या जेरे नदी जो है, कांगो में कटंगा प्लेटू या कटंगा पठार से निकलती है। कांगो या जेरे नदी कांगो में कटंगा पठार से निकलती है, और ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की ओर फ्लो करती है। पहले नॉर्थ, उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर, वहाँ से फिर पश्चिम की ओर फ्लो करती है, और अंत महासागर में या अटलांटिक ओशन में गिर जाती है, मिल जाती है। अफ्रीका की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन वर्ल्ड में इसका जो थाला है वो अमेजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा थाला है। इसका जो बेसिन है अमेजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है, ठीक है। और ये नदी एक और रिकॉर्ड और बनाती है कि वर्ल्ड में समुद्र तल से सबसे ज़्यादा गहरी नदी है। मीन सी लेवल जो है उससे अगर हम गहराई की या उससे नीचे की बात करें तो कांगो नदी जो है वो समुद्र तल से, मीन सी लेवल से सबसे गहरी नदी है, ठीक है।
ये ज़्यादातर कहाँ बहती है? जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, उसमें, और कुछ हिस्सा इसका जो है कांगो में। दो अलग अलग देश हैं, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और एक सिंपली कांगो। इन दोनों देशों में ये बहती है, ठीक है। ये इसी कांगो नदी की घाटी में आपको सबसे ज़्यादा पिग्मी जनजाति देखने को मिलेगी। जो पिग्मी जनजाति है, आदिम जनजाति, यहाँ पर ही देखने को आपको मिलेगी। और इस नदी में ऐसा कहा जाता है कि जल विद्युत की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा इसी नदी में। जैसे उत्तराखंड में जल विद्युत की संभावना सबसे ज़्यादा अलकनंदा नदी घाटी में है, तो कांगो नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन की सबसे ज़्यादा संभावना है, ठीक है। फिर आती है जेम्बेजी नदी। जेम्बेजी नदी अफ्रीका में जाम्बिया से शुरू होती है, वहाँ से जाती है पूर्वी अंगोला, और पूर्वी अंगोला से मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक में ये अपना माउथ बना लेती है, यानी मोजाम्बिक से होकर के समुद्र में मिल जाती है। ये जो जेम्बेजी नदी है किसमें बहती है? दरार घाटी में बहती है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद नाइजर नदी की बात करेंगे। नाइजर नदी जो है गिनी देश से निकलती है, माली, बेनिन, नाइजर होती हुई गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, जो नाइजर और उसकी सहायक नदियां हैं ना, वहाँ से तेल का, जो खाने का तेल है, खास करके पाम ऑयल, उसका व्यापार खूब होता है। अफ्रीका में पाम ऑयल खूब चलता है साहब, ठीक है ना। तो नाइजर और उसकी जो सहायक नदियां हैं जितनी भी, उससे पाम ऑयल का या खाने के तेल का खूब व्यापार होता है। इसीलिए नाइजर नदी को हम कहते हैं तेल की नदी या ऑयल रिवर, ध्यान रखना। तो अब आप देखो ना, यहाँ पर यूराल पर्वत जो है, यूराल पर्वत और यूराल नदी, कहीं इसको उराल बोल देते हैं, तो उच्चारण का है, लेकिन सही नाम जो यूराल है। यूराल पर्वत और यूराल नदी जो है वो यूरोप और एशिया की बाउंड्री बनाती है। नाइजर नदी का डेल्टा गिनी की खाड़ी में है। रियो ग्रेंडी नदी यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर बनाती है। उसी तरह से जेम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बॉर्डर बनाती है। और दोनों के बीच, दोनों देश में मानव निर्मित सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा जल भंडार करीबा बांध है। कहने का मतलब क्या? करीबा बांध किस नदी पर है? जेम्बेजी नदी पर है। किन दो देशों के बीच में? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, ठीक है ना। इंसान के द्वारा बना, मानव निर्मित बना सबसे बड़ा जल भंडार है ये। इसी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे बॉर्डर पर एक झरना है जिसे हम कहते हैं विक्टोरिया फॉल या विक्टोरिया झरना। कांगो नदी कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का बॉर्डर बनाती है। इसी कांगो नदी पर स्टेनले फॉल है जिसका दूसरा नाम है बायोमा झरना, विश्व का सबसे विशाल झरना जिसे आप कहते हो। इसी पर है लिविंगस्टन फॉल। उरुग्वे नदी जो है वो उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। पराना नदी पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा बनाती है, ठीक है ना। तो आगे अब ये रिवर थोड़ा ख़त्म हो गई हैं, मैं बोर्ड पे कुछ और लिख लेता हूँ, अभी बहुत कुछ बचा है, ठीक है। चलिए एक बार रोक दीजिए। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड में लिखा है, ये मैंने दिखाया आपको अरब जगत का मैप बनाया है। अरब जगत में एक्चुअली मैं आपको दजला और फरात नदियों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो जो मैं बोलूँगा वो मैंने यहाँ लिख भी रखा है। तो दजला और फरात नदियाँ जो हैं तुर्की से निकलती हैं, इधर ईस्ट में दजला और वेस्ट में फरात। अच्छा, दजला का दूसरा नाम टिग्रिस है और फरात का दूसरा नाम है यूफ्रेटस, ठीक है। यूफ्रेटस हुई फरात और टिग्रिस हुई दजला, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन आता है ना कि बगदाद शहर किस नदी के किनारे है, तो टिग्रिस लिखा रहता है, तो कहीं कहीं फरात भी लिख देता है, ध्यान रखना आप। दजला और फरात, ठीक है। दजला नदी के किनारे है, सॉरी टिग्रिस नदी के किनारे है बगदाद। तो तुर्की से दोनों निकलती हैं। पूरब में क्या है? पूरब में टिग्रिस और पश्चिम में क्या है? यूफ्रेटस। तो मैं इसको दजला और फरात बोलूँगा, मेरी ज़ुबान पे वो चढ़ा हुआ है ना। तुर्की से निकल करके ये सीरिया और सीरिया से आ जाती हैं इराक में। इराक का शहर है बसरा, यहाँ पर दोनों मिल जाती हैं। इराक के बसरा शहर में दोनों आपस में मिलती हैं और मिलकर आगे चल करके शत अल अरब के नाम से फ़ारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। कुवैत में नहीं जाती, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये ना फ़ारस की खाड़ी में ये है ना कुवैत, कुवैत जो है फ़ारस की खाड़ी से लगता हुआ, फ़ारस की खाड़ी और इराक के बीच में है। अच्छा, अब ये वही चीज़ें मैंने लिख रखी हैं यहाँ पर, दजला, टिग्रिस और फरात, यूफ्रेटस, दोनों तुर्की से निकलती हैं। सीरिया, इराक में इनकी जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक दूरी लिखा मैंने, इराक में इनकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। यहाँ से होते हुए ये फ़ारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब इसमें जो फरात है जिसको आप देख रहे हैं ना, इन दोनों में जो फरात है वो लंबी है, दजला छोटी है और फरात जो है वो लंबी है। फरात यानी कि यूफ्रेटस जो है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और बगदाद जो है आप जहाँ देख रहे हैं दजला के किनारे है और दोनों मिलती कहाँ हैं? इराक के बसरा शहर में, ठीक है ना। ये किसी ज़माने में जो इस्लामिक स्टेट का उठान हुआ था तेज़ी से ना,
इस्लामिक स्टेट ISIS अब तो ख़त्म हो गया, तो इन्होंने बसरा पे कब्जा कर लिया था, बसरा को अपना सेंटर बनाया था और इराक के इतने इलाके पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। आगे चलें, अब तो खैर इनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। अब इन्हीं दजला और फरात दोनों नदियों की घाटियों में तुर्की, इराक, सीरिया और जो छोटे मोटे देश हैं आसपास के, उसी में मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ था, वो फली फूली थी प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता। कभी सवाल आ भी जाता है किस नदी की घाटी में? दजला और फरात नदी की घाटी में। संगम के बाद इनका नाम क्या हो जाता? शत अल अरब। अच्छा, ये जो शत अल अरब का जो एरिया है ये खजूर की खेती के लिए बहुत फेमस है। मार्केट में देखोगे ना गर्मी में, खास करके रमज़ान के महीने में मोटी मोटी लंबी लंबी जो खजूरें आपको दिखेंगी, तो ये यहीं का प्रोडक्शन है, ठीक है ना। खजूर उत्पादन के लिए ये फेमस है। आगे चलें, अब नेक्स्ट यहाँ इसकी बात करेंगे। सर इसको दिखाएंगे, ये आ रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये मैंने लिखा आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन या आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये साइबेरिया का इलाका है रूस का, ये रूस का साइबेरिया का इलाका आर्कटिक ओशन में। अब ये जितनी भी नदियां आप देख रहे हैं यहाँ पर, लीना, यनीसी, एटिस, ओब, ये सारी की सारी जो है साइबेरिया से निकल करके साउथ से नॉर्थ की ओर बहती हैं और नॉर्थ में कहाँ गिर जाती हैं? आर्कटिक ओशन या आर्कटिक महासागर में गिर जाती हैं। इनमें सबसे पूरब में है लीना और सबसे पश्चिम में है ओबेटिस। सबसे पश्चिम में लीना और सबसे पूरब में लीना और सबसे पश्चिम में ओबेटिस। यनीसी जो है इसके बीच में है। इसमें जो एटिस है वो ओब की सहायक है। ओके, यही चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। लीना जो है बैकाल झील से निकलती है, बैकाल झील से आर्कटिक तक जाती है, ठीक है, और अपने मुहाने पर सर्दियों में ये जम जाती है। लीना नदी जो है आर्कटिक सागर में अपने मुहाने पर सर्दियों में जम जाती है और वहाँ पर अपने डेल्टा में, अपने मुहाने में दलदल बनाती है, ठीक है। ये रूस की तीसरी सबसे लंबी नदी है लीना। ओब, एटिस, यनीसी और लीना तीनों बल्कि चार कहना चाहिए, चारों ही जो हैं साइबेरिया में साउथ से नॉर्थ की ओर बहती हैं। चारों ही साइबेरिया में साउथ से नॉर्थ की ओर बहती हैं और सभी का मुहाना जो है वो आर्कटिक ओशन में है। आर्कटिक ओशन में सभी का मुहाना है, ठीक है। एटिस ओब की सहायक है, एटिस जो है ओब की सहायक है। और अगर आप ओब एटिस दोनों की लंबाई को मिला लें तो इनकी लंबाई रूस में सबसे ज़्यादा हो जाती है। इसमें से एटिस जो है वो सबसे पश्चिम में है और लीना जो है वो सबसे पूरब में। आप देख रहे हैं ना, एटिस ये सबसे पश्चिम में और लीना जो है वो सबसे पूरब में, ठीक है। उसके बाद यूएसए की एक नदी है टेनेसी, आप लोगों ने सुना भी होगा, विश्व की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना घाटी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो टेनेसी नदी जो यूएसए में है ये ओहियो की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ओहियो की। ये बाढ़ के लिए फेमस थी, जैसे हमारे यहाँ कोसी नदी बाढ़ के लिए कुख्यात है ना, इसी तरह से ये भी बाढ़ के लिए कुख्यात थी। तो जब सन 1925 के बाद ग्रेट डिप्रेशन आया या महान मंदी आई या रिसेशन आया, महान मंदी आई, तो उसके बाद लोगों को रोज़गार किस तरह से दिया जाए, यहीं से घाटी की अर्थव्यवस्था शुरू हुई थी, है ना। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो तो इसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, तो टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट का जिक्र खूब आता है। तो उस समय 1928 के आसपास जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। तो इन्होंने ये कहा था कि गड्ढे खोदो और भरो। इसका मतलब ये था कि जो टेनेसी का जो एरिया है ना, टेनेसी वैली का जो एरिया है, ये लगभग बंजर था। अव्वल तो बारिश होती नहीं थी और फिर जब बारिश के महीने में यहाँ बाढ़ आ जाती थी। तो इन्होंने इस टेनेसी नदी और इसकी आसपास की जो सहायक नदियाँ हैं उस पर बहुत सारे डाम बनाए बाढ़ को रोकने के लिए, यहाँ से नहरें निकाली सिंचाई के लिए। इसके अलावा बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट भी बनाए गए बिजली के लिए, ठीक है ना। तो टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट ने इस इलाके को बहुत ही हरा भरा कर दिया और बाढ़ मुक्त कर दिया। तो विश्व की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इस तरह से अमेरिका में टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट हो गया। इसी की तर्ज पर पंडित नेहरू के समय में 1948 में उद्घाटन हुआ था दामोदर नदी घाटी परियोजना का, ठीक है ना। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, आप लोग जानते हैं, वो सब मैंने यहाँ लिख रखा है। अफ्रीका की ऑरेंज रिवर है ये। अच्छा, डेकेंसबर्ग माउंटेन जो है वो ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में है, नया मुड़दार पर्वत है डेकेंसबर्ग माउंटेन, ज़्यादातर अफ्रीका में। अफ्रीका के पड़ोसी हैं नामीबिया, लेसोथो, बोत्सवाना वगैरह। तो जो ये ऑरेंज रिवर है लेसोथो में डेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है और इस माउंटेन से निकल करके साउथ अफ्रीका और नामीबिया में बहती है। इसका ज़्यादातर जो फ्लो है ऑरेंज रिवर का वो साउथ अफ्रीका में है और यहाँ से अटलांटिक ओशन में ये अपना माउथ बना लेती है। ध्यान रखना, हिंद महासागर में नहीं, अंध महासागर में गिरती है, ठीक है ना। लिम्पोपो साउथ अफ्रीका से निकल करके हिंद महासागर में गिरती है। लिम्पोपो नदी जो है वो हिंद महासागर में गिरती है साउथ अफ्रीका से निकल करके। आपको पता है लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और माही कर्क रेखा को
2 बार काटती है। मीनाम थाईलैंड की सबसे लंबी नदी है, और यूराल और वोल्गा, मैंने जब आपको लेक्स पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया भी था कि कैस्पियन सी के नॉर्थ में सैलिनिटी कम है। क्यों? क्योंकि यूराल और वोल्गा नदी जो है वहाँ पर फ्रेश वाटर की सप्लाई करती हैं। तो यूराल और वोल्गा के मिलने से कैस्पियन सागर जो है नॉर्थ में कम खा रहा है। यूकोन नदी का मुहाना जो है वो बेरिंग सी में है, बेरिंग स्टेट में है, और यहाँ पर यूएसए का सबसे बड़ा डेल्टा है। इंपीरियल वैली, यूएसए में जो कोलोराडो नदी की वैली जो है उसे इंपीरियल वैली कहते हैं, और ये फेमस है कपास प्रोडक्शन के लिए। ओहियो रिवर यूएसए में मिसौरी के बाद मिसिसिपी की सबसे लंबी सहायक नदी है, यानी कि मिसिसिपी की सबसे लंबी सहायक नदी है मिसौरी, और उसके बाद ओहियो, और ओहियो की सबसे लंबी सहायक कौन सी है? टेनेसी। ठीक है ना। अब ये मैंने लिखा है, पराना नदी पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा बनाती है। ठीक है। ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका, नामीबिया और साउथ अफ्रीका लेसोथो की सीमा बनाती है, और लिम्पोपो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका बोत्सवाना का बॉर्डर बनाती है। अभी और आगे चलते हैं, एक मैप और बनाता हूँ, आपको सीन नदी और डेन्यूब नदी का डिस्कशन करूँगा।